जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लुसेंट बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हम लोग फिजिक्स में यांत्रिकी चैप्टर में 1 से लेकर 121 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 121 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, जो क्लास 5 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 बोल रहा है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, देखिए कोई भी वस्तु को पृथ्वी से अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर फेंकिएगा तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाएगा, तो फिर धरती पर कभी लौट कर नहीं आएगा, वो सीधे अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है, कोई भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। वो वस्तु पृथ्वी पर नहीं लौटेगा, वो कहाँ चला जाएगा? तो अंतरिक्ष में चला जाएगा। अंतरिक्ष में चला जाएगा क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 बोलता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, कोई पत्थर है उसको चांद पे से अगर पृथ्वी पे लाया जाता है तो क्या होगा? तो देखिए हम बताए थे कि जो द्रव्यमान होता है वो कहीं नहीं बदलता है, वो हर एक जगह पे सेम रहता है, और भार होता है वो बदलते रहता है। चांद पर भार क्या होता है? पृथ्वी का 1/6 भाग हो जाता है। तो बोल रहा है कि अगर चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो क्या होगा? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उस पत्थर का भार बदलेगा, जितना वहां भार था उसका यहाँ क्या 6 गुना हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर वो 6 केजी का था तो यहाँ कितना हो जाएगा? 36 केजी का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, अब भार भार का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू और क्या होता है? एम जी। जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण कम रहा है तो भार कमेगा, ये बढ़ रहा है तो भार बढ़ेगा। तो इसको याद रखिएगा, डब्ल्यू बराबर एम जी। जो भार होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 बोल रहा है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? देखिए अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ है तो उसको कब अपना भार ज्यादा महसूस होगा कि मेरा भार ज्यादा हो रहा है? तो जब देखिए, जब जो लिफ्ट होता है जब ऊपर की ओर जाएगी तो उसको भार ज्यादा महसूस होगा, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो उसको भार कम महसूस होगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि उसका जो वेग जो है वो एक समान नहीं होना चाहिए। अगर एक समान वेग से ऊपर नीचे जाएगा तो उसका भार नहीं चेंज होगा, सेम महसूस होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका वेग एक समान नहीं है, यानी वो जाएगा त्वरित से, त्वरित गति से जाएगा। अगर त्वरित गति से ऊपर नीचे हो रहा है तब भार में कमी बेसी का महसूस होगा। अब त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। अगर एक समान वेग रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा उसका भार में, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। लेकिन अगर त्वरित गति से नीचे आ रही है तो उसको भार में कमी महसूस होगा, और त्वरित गति से ऊपर जा रही है अगर लिफ्ट तो उसको भार में बढ़ोतरी महसूस होगा, या ज्यादा उसको लगेगा कि मेरा भार बढ़ गया है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे मेन कंडीशन है त्वरित गति। एक समान वेग देगा वहां कोई चेंज नहीं होगा। तो बोल रहा है कि अपना भार कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जाएगी, नहीं नीचे जाने में क्या होगा? भार कम महसूस होगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगी तो उसका भार क्या होगा? ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, तो हाँ इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी देखा त्वरित गति तभी कम बेसी होगा, एक समान वेग में कम बेसी नहीं होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124 बोलता है, पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। जो पृथ्वी के परित घूम रहा है कृत्रिम उपग्रह, उसके बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा? तो पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी कक्षा में क्या होगा? वो घूमते रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125 बोलता है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। अभी जस्ट बताया, कोई भी व्यक्ति का लिफ्ट में भार कम कब महसूस होगा? तो जब लिफ्ट
त्वरित गति से नीचे आएगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसका भार ज्यादा महसूस होगा, नीचे जाएगा तो भार कम होगा। कभी कभी ये भी मतलब प्रश्न पूछता है कि जब लिफ्ट का डोरी टूट जाता है तब व्यक्ति का भार क्या होता है, तो उस टाइम भार उसका शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। 126 बोलता है किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। कोई भी जो तुल्यकाली उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है, उसका पृथ्वी से हाइट कितना होता है, कितना ऊंचाई पर वो सैटेलाइट रहता है, तो इसका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 36,000 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। 36,000 किलोमीटर सैटेलाइट की ऊंचाई होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। 127 बोलता है टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों। जो टेनिस का बॉल होता है वो मैदान यानी कि फील्ड, जो समतल जगह है, उसके तुलना में जो पहाड़ी एरिया है या पहाड़ी पे अधिक ऊंचा उछलता है, अधिक जंप करता है, क्यों। जिसका अंतर है, इसका आंसर होगा वहां पे गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, कम जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ी पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कम जाता है, वो कम जाएगा तो ज्यादा उछलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। 128 बोलता है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम से होगा। बोल रहा है कि यदि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। सही है, वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, क्योंकि भार बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी। अब डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम जी को शून्य कर दें, गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया 0, तो ये एम भी क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा पूरा 0 कर देगा, मतलब वस्तु का भार ही 0 हो जाएगा। और द्रव्यमान तो नहीं चेंज होता, तो वो तो सेम रहेगा द्रव्यमान। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अगर 0 हो जाए तो भार क्या हो जाएगा, वस्तु का 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। 129 बोलता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। बोल रहा है जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक, हम लोग जानते हैं 1/6 भाग है। 1/6 भाग, जितना यहाँ पे इसका गुरुत्वाकर्षण है वह उसका 1/6 भाग। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। 130 बोल रहा है लोलक की आवर्तकाल, जो लोलक का आवर्तकाल होता है, देखिए टी बराबर क्या होता है 2π√√L/g। तो लोलक का जो आवर्तकाल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि लोलक का आवर्तकाल किस पे करता है डिपेंड, द्रव्यमान पर, इसमें है कहीं द्रव्यमान नहीं। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, सही बता रहा है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। तापक्रम इसमें कहीं है, टेम्परेचर नहीं, समय नहीं। जो लोलक का आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड, वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, तो इससे बहुत सारा प्रश्न आप सोल्व कर लीजिएगा। टी बराबर 2π√L/g। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। 131 बोलता है लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। जो लोलक की घड़ी होता है वो गर्मी के दिन में सुस्त पड़ जाता है। अब सुस्त क्यों पड़ता है, तो गर्मी के दिन में दिन लंबा होता है, ऐसा कुछ नहीं रीजन है, ये भी नहीं रीजन होगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसे बोल रहा है गर्मी के दिन में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और लोलक की लंबाई बढ़ जाएगा तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा वो भी बढ़ जाएगा। अब समय बढ़ रहा है मतलब सुस्त हो रहा है, तब तो टाइम ज्यादा ले रहा है। ठीक है, गर्मी के दिन में लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती है, तो उसका लोलक की जो लंबाई होता है वो बढ़ जाता है, और जब लंबाई बढ़ जाएगा तो टाइम क्या होगा, आवर्तकाल, उसका टाइम ज्यादा लगेगा। अब टाइम ज्यादा लगेगा मतलब घड़ी सुस्त हो गई है, तब तो टाइम ज्यादा ले रही है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132 बोल रहा है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टी बराबर होता है 2π√L/g। अब बोल रहा है कि उसका लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। अब लंबाई तो रूट में है, अगर ये 4% बढ़ गया तो आवर्तकाल क्या होगा, तो अब √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो टाइम क्या हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा।
इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर लंबाई को हम 4% बढ़ाएंगे तो यहाँ एल का मान 4 हो जाएगा, तो 4 किस में है, रूट में है, तो 4 का वर्गमूल 2, तो टाइम क्या है इसके इसी के अनुपात में चेंज होगा, तो 2 है तो क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। 133 बोलता है यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक का झूलने का समय, सेम क्वेश्चन है, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल वाई जी, फार्मूला होता है आवर्तकाल का। अब इसका लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो लंबाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब लंबाई 4 होगा मतलब लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। 134 बोल रहा है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, अगर पेंडुलम को ऊपर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका टाइम क्या होगा। देखिए टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल वाई जी, ये तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। अब पेंडुलम को अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, कम जाएगा, चांद पर जी का मान तो कमेगा। ठीक है, अब चांद पर अगर जी का मान कमेगा, अब ये जी का मान कमेगा तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, क्या कि ये दोनों में उल्टा संबंध है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये बट्टा में है, तो अगर ये जी का मान कमेगा तो टाइम बढ़ेगा, जी कम होगा तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा तो जी कम होगा, उल्टा होगा दोनों में। ठीक है, तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जी का मान कमेगा और जी का मान कमेगा तो टाइम बढ़ेगा, तो बोल रहा है क्या होगा, टाइम क्या होगा उसका, तो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 135 बोल रहा है एक कण का द्रव्यमान एम तथा संवेग पी है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब हो गया 1/2 m, अब भी का मान हम निकाल सकते हैं संवेग से। अब संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, p = mv। अब यहाँ से अगर हम v का मान निकालेंगे तो v का मान क्या हो जाएगा, p/m। अब v का मान रख दीजिए p/m गुना p का स्क्वायर बटा m का स्क्वायर। इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो 1/2 m से m कट जाएगा, एक p² बटा m गुना करिएगा तो क्या होगा, p² बटा 2m आंसर। ऑप्शन देखिए p² 2m, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा इसका काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एक mv। यहाँ से v का वैल्यू निकाल दीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या दे देगा, p² बटा 2m। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। 136 बोल रहा है हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो हुक का सिद्धांत है वो प्रत्यास्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। ठीक है, अब प्रत्यास्था क्या होता है, अगर कोई वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो चेंज होता है, लेकिन जैसे ही बल उस पर हटाते हैं तो फिर अपना मूल अवस्था में आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यास्था। जैसे रबड़, अगर हम रबड़ को टानेंगे तो उसका चेंज होगा, कुछ ना कुछ उसका लंबाई बढ़ जाएगा, जैसे ही उस पर से हम बल हटाएंगे तो फिर अपना मूल अवस्था में आ जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रत्यास्था। तो ये किस पे है डिपेंड, हुक का नियम इसको है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 137 बोल रहा है तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों। जो तेल का छोटा बूंद होता है वो पानी पर क्यों फैल जाता है, तो तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तेल है उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है तो पानी पे फैल जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। 138 बोल रहा है साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। साबुन से अगर हम साफ वगैरह करते हैं कपड़ा वगैरह तो क्यों जल्दी साफ होता है, तो पृष्ठ तनाव कम कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका ऐसे हो जाएगा, उसका रीजन क्या है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 139 कहता है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण से होता है गोलाकार। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण वो अपना सतह को कम करना चाहता है, और गोल में ही उसका सतह सबसे कम होता है जल का। जब जल गोलाकार होगा तो वो सबसे कम सतह को घेरता है। ठीक है, तो वर्षा की बूंद गोलाकार किसके कारण से होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। 140 बोल रहा है एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, इसका क्या कारण, सेम क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है, द्रव का आकृति गोल होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। 141 बोल रहा है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि
देखिए अगर पानी है उसके ऊपर हम मिट्टी का तेल डालेंगे तो मच्छर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। जो लार्वा होता है वो सांस नहीं ले पाता है, उसका अंडा वगैरह डूब जाता है। जैसे मिट्टी के तेल डालेगा ना तो उसका पृष्ठ तनाव कमता है, वो जो अंडा है उसके पानी के अंदर डूब जाता है, लार्वा सांस नहीं ले पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 बोल रहा है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण? देखिए पानी से अगर हम निकालते हैं तो शेविंग ब्रश का जो वाल है वो चिपक जाते हैं। क्यों? तो इसका भी सेम रीजन, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? पानी का पानी से निकालने पर शेविंग, देखिए पृष्ठ तनाव है जो अपना सबसे कम सतह रखना चाहता है वो, तो बाल चिपक जाता है मतलब वो कम सतह पर मतलब कि रहना चाहेगा। ठीक है, जैसे बूंद गोल हो जाता है, लंबा क्यों नहीं होता है? तो उसको गोल में कम सतह मतलब उसका है घेरता है, और पृष्ठ तनाव है कम से कम सतह घेरने की प्रक्रिया को पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो बाल आपस में चिपक जाता है मतलब कम जगह में सिकुड़ जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। 143 बोल रहा है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगा? तो उसका हाथ में गिरेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगर वो गाड़ी में जा रहा है और गेंद को ऊपर फेंकता है तो उसका गेंद भी उसका हाथ में गिरेगा। ठीक है, ये नहीं कि गाड़ी आगे चल जाएगी और गेंद पीछे गिर जाएगा, उसका हाथ में गिरेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। 144 बोलता है एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है? देखिए कोई व्यक्ति है जो चिकना बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, अब उसको तट पे जाना है तो क्या करेगा? वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम का प्रयोग करेगा, क्रिया के विपरीत प्रक्रिया लगाएगा, तब तो जाएगा। अगर बर्फ तो वो फिसलेगा तो वहां पर उसका उल्टा ताकत लगाना पड़ेगा, मतलब क्रिया के विपरीत प्रक्रिया लगा के वो तट पर जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। 145 बोलता है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? तो जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़ा होता है वो जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। 146 बोल रहा है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, देखिए जब शुद्ध पानी में डिटर्जेंट यानी सर्फ, जब सर्फ मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव उसको कम कर देता है, और जब जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो जो सर्फ मैल के अंदर तक पहुंच जाता है और मैल को साफ कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, घट जाता है। जब डिटर्जेंट यानी सर्फ मिलाते हैं पानी में तो उसका पृष्ठ तनाव क्या करता है? कम कर देता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। 147 बोल रहा है साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, सिंपल है बताया अभी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। 148 बोल रहा है कथन ए बोल रहा है अपमार्जक मतलब सरफ मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, सही बोल रहा है। जो अपमार्जक होता है वो मैल कपड़ा से, मैल कपड़ा को जितना भी उसमें धूल कण या गर्दा होता है, तेल होता है, उसको बाहर निकाल देता है। क्यों बाहर निकाल देता है? अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बना देते हैं? नहीं, अपमार्जक जो होता है वो जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। जो उसका रीजन कारण दिया हुआ वो गलत दिया हुआ, कथन सही दिया हुआ लेकिन कारण गलत दिया हुआ है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए मतलब कथन सही है, आर मतलब रीजन गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। 150 बोलता है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा क्यों नहीं खड़ा रहता? वहां पे तैरते रहता है, उड़ते रहता है, क्योंकि वहां पे अंतरिक्ष यानी कि गुरुत्वीय बल नहीं है, गुरुत्वीय बल वहां पे नहीं काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका ऐसे हो जाएगा, अंतरिक्ष में गुरुत्वीय बल नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।